तो पिछली क्लास के अंदर हमने एटियोलॉजी की बात कर रहे थे और मैंने 3 एटियोलॉजी बताए थे। फर्स्ट बताया था कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड बताया था कि लंग की कोई डिजीज हो जाना जैसे कि सीओपीडी हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाना, ठीक है, सीओपीडी हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाना, प्लूरल इफ्यूजन हो जाना, लंग एब्सेस हो जाना, लंग कैंसर हो जाना, ये सब चीज़ें क्या कर सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद ओवरडोज ऑफ द ड्रग, इन ड्रग्स जैसे कि हेरोइन हो गया, एपियोइड हो गया, ओपियोइड हो गया, मॉर्फिन, कोडेन, एनाल्जेसिक्स या एनेस्थेटिक, बार्बिचूरेट्स, इस तरह के जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स का क्या हो जाना, जो कि आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, इन ड्रग्स का ओवर यूज हो जाना या इनका डोज ज़्यादा हो जाना रेस्पिरेटरी सप्रेशन करता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट करेगा। इसके बाद है नेक्स्ट है इंजुरी और इन्फेक्शन। फोर्थ है इंजुरी या इन्फेक्शन, या तो इंजुरी हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। किसके अंदर हो जाना, लंग के अंदर हो जाना, चेस्ट ट्रॉमा या ब्रेन के अंदर हो जाना, हार्ट के अंदर हो जाना। तो इस कारण से भी, इन्फेक्शन के कारण से भी सेल्स अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है। ट्यूबेको वगैरह जो है, इसके पहले वाला पॉइंट जो कि स्किप हो गया, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ट्यूबेको ओवर यूज़ करना, ट्यूबेको वगैरह क्या करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स को यदि ब्लॉक करेंगे तो नर्व रिलेटेड जो भी फंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, राइट। तो ब्रेन फंक्शन और ब्रीदिंग फंक्शन वगैरह डाउन हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, इंजुरी इन्फेक्शन के बाद है चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी, स्कोलियोसिस वगैरह, ठीक है, जैसे कि ये चेस्ट वॉल है, ये चेस्ट वॉल है, और यदि मैं इसको लेटरली बनाऊं, इस तरह से यदि लेटरल पोजीशन बनाऊं, ठीक है, ये एंटेरियर हो गया, ये पोस्टेरियर हो गया। हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रा रहती है वो इस तरह से रहती है, फिर लंबर वर्टिब्रा इस तरह से रहती है। यदि ये ज़रूरत से ज़्यादा यदि कर्व्ड हो जाए, ठीक है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो इस कारण से क्या होता है कि जो फ्रेनिक नर्व वगैरह रहती है उस पर कंप्रेशन आता है, और फ्रेनिक नर्व वगैरह पे कंप्रेशन आएगा तो फ्रेनिक नर्व अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी के कारण से रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना। इसके बाद रेस्पिरेटरी अरेस्ट इन द चिल्ड्रन कॉज्ड ड्यू टू द प्रीमेच्योर बर्थ, सीजर, हार्ट बर्न वगैरह। मतलब कि यदि चाइल्ड जो है, चाइल्ड के अंदर प्रीमेच्योर बर्थ मतलब कि टाइम से पहले जन्म ले लेना, ठीक है। बेबी कभी कभी नॉर्मल वेट अपना जो बेबी रहते हैं वो 41 वीक के अंदर उनका डिलीवरी होता है। यदि वो 24 वीक के अंदर, 28 वीक के अंदर, 36 वीक से पहले यदि वो जन्म ले लेते हैं तो वो प्री मैच्योर बेबी कहलाते हैं। उनका वेट वगैरह भी कम रहता है और उनके अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं और इस कारण से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद सीजर, ठीक है, छोटे बच्चों में सीजर आना, कन्वल्जन आना, ठीक है, हार्ट बर्न होना, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स जो मैंने पहले बताया था, ये इस तरह से स्टमक जो है, स्टमक गैस्ट्रो प्लस इसोफेगस दोनों रिफ्लेक्स देंगे तो गैस्ट्रिक का जो HCl है, ये HCl ऊपर चला जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करता है, तो उसको अपन कहेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स के कारण से रेस्पिरेटरी अरेस्ट होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी अरेस्ट। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है क्लिनिकल फीचर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट के क्लिनिकल फीचर्स। तो डिपेंड करता है कि इसके कॉजेस क्या क्या है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट कितना सीवियर है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एब्सेंस ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, मतलब कि पर्सन खुद अपनी खुद की कैपेसिटी से जो नॉर्मल ब्रीदिंग करता है उसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग कहते हैं। आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है, मैं कर रहा हूँ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है। लेकिन यदि रेस्पिरेटरी अरेस्ट आएगा तो ब्रीदिंग, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो है वो एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, उसको सांस लेने के लिए कोई ना कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन या ऑटो थेरेपी वगैरह चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा एब्सेंस ऑफ द स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, जो पहला साइन एंड सिम्टम इसमें रहता है। दूसरा रहता है कि एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड जो है, ब्रीथ साउंड बिकम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड जिसके अंदर वीजिंग, रोंकाई, रेल्स एंड स्ट्राइडर, आप जैसे ब्रीदिंग लेते हो तो ब्रीदिंग करते हो तो जो साउंड आता है वो नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है। लेकिन यदि रेस्पिरेटरी पर्सन यदि ब्रीदिंग करेगा तो उसके ब्रीदिंग के अंदर विस्लिंग साउंड आएगा, विसल जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। विस्लिंग, रोंकाई, स्ट्राइडर, ये सब साउंड के टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से जो साउंड आते हैं वो एबनॉर्मल साउंड कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रीदिंग, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग,
डिस्निया जिसको अपन कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग होने में डिफिकल्टी महसूस होना, चेस्ट पेन वगैरह होना उसको, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन, वो कंप्लीटली सांस नहीं ले पाएगा और कंप्लीटली सांस को एक्सेल आउट बाहर नहीं कर पाता है पेशेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर O2 कम पड़ जाना, ठीक है, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। जो हम SpO2 वगैरह चेक करते हैं, SpO2 मैंने बताया था 99 to 100% रहना चाहिए, लेकिन ये लेस देन 90 हो जाता है, लेस देन 80 हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया है, राइट। इसके बाद साइनोसिस ऑफ द ब्लू कलरेशन, साइनोसिस यदि स्किन वगैरह है, स्किन को यदि O2 यदि कम पड़ जाती है, स्किन को यदि क्या हो जाए, O2 यदि स्किन के अंदर कम पड़ जाएगी तो स्किन कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, ठीक है, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डिसकलर। तो स्किन के ऊपर जो इस तरह से O2 की कम पड़ जाना उसको हम साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, हम ओरल कैविटी को यदि हम कांच में देखें तो ओरल कैविटी एकदम उसकी लाइनिंग रेड कलर की दिखेगी, लेकिन यदि उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो वो ओरल कैविटी का कलर जो है वो डिसकलर्ड हो जाएगा, अपना कलर, नेचुरल कलर खो देगा, ठीक है। तो ये डिसकलरेशन ऑफ द म्यूकोजा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके बाद डिसकलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद नो ऑब्जर्वेंस ऑफ द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द चेस्ट, पर्सन लाइंग डाउन पोजीशन में है, ठीक है, पर्सन क्या है, लेटा हुआ है, ठीक है, और यदि उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है तो जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, तो चेस्ट के ऊपर और चेस्ट नीचे, चेस्ट का ऊपर और नीचे मूवमेंट होना, इसको अपन कहते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द चेस्ट। ये क्या कहलाता है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द चेस्ट। तो राइजिंग और फॉलिंग ऑफ द चेस्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट के पेशेंट में। उसके बाद इनएबिलिटी टू पास द एयर कमिंग फ्रॉम द नोज, ये एयर का अंदर आना और बाहर जाना, इसको भी आप फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्योंकि वो पर्सन खुद की ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, इसलिए उसका एयर का बाहर आना और अंदर जाना ये चीज़ आप फील नहीं कर सकते हो, अदरवाइज फिंगर से आप फील कर सकते हो इसे। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर हम फर्स्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और सेकंड करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं इटियोलॉजी रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि पर्सन कोई ट्यूबेको वगैरह तो नहीं ले रहा था, म्यूकस, वॉमिटिंग या फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ब्रोंकोस्पाज्म तो नहीं है, हेरोइन, मॉर्फिन, ओपियोइड चीज़ें तो नहीं ले रहा है, एल्कोहल ड्रिंकिंग तो नहीं है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो नहीं बढ़ गया है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह तो नहीं है, इन्फेक्शन। तो जितना भी हमने इटियोलॉजी में देखा वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है कि नहीं है, तो हमको उससे पता चलता है कि उसका कारण क्या है। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या किया जाता है, साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड हमको पूछा जाता है, हम उनसे पेशेंट से पूछते हैं साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड, जैसे कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट, ब्रीदिंग करते समय उसकी साउंड वगैरह एबनॉर्मल तो नहीं है, उसके ऑक्सीजन का लेवल, उसको फटीग वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका डाउन तो नहीं है, वो सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। तीसरा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम ये चेक करेंगे कि पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री, अब ये पल्स ऑक्सीमेट्री क्या है, राइट। तो एक क्लिप बनाता हूँ मैं, ये क्लिप है जिसको, इस क्लिप को फिंगर में लगाया जाता है, इस क्लिप को पेशेंट की फिंगर के अंदर लगाया जाता है और इस क्लिप के ऊपर यहाँ पे ये कनेक्टर रहता है, वायर रहता है और ये मॉनिटर रहता है, ठीक है। अब देखना ऐसा क्यों किया जाता है, इस प्रोसीजर का नाम तो है पल्स ऑक्सीमेट्री, इस क्लिप को हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, और ये है मॉनिटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा, कौन सी टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन के सेचुरेशन को चेक किया जाता है, ऑक्सीजन के सेचुरेशन को चेक किया जाता है और ऑक्सीजन के सेचुरेशन को चेक करके ये डाटा ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे, और वो डाटा नॉर्मल आने चाहिए, 99 to 100% डाटा आने चाहिए। अब ये जो भी डाटा आ रहे हैं ये नॉर्मल रेंज है और इन डाटा को अपन कहते हैं SpO2। तो SpO2 कितना आना चाहिए, 99 से 100 के बीच में, 98 से 100 के बीच में, इस तरह से इतना रहना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इतना रहना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्लिप लगाई जाती है फिंगर में, अब पर्सन के अंदर यदि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है तो ये अच्छी मात्रा में लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा रीडिंग करेगा और यहाँ पे बता देगा कि ऑक्सीजन अच्छा है, और यदि पर्सन के अंदर ऑक्सीजन कम है तो ये रीडिंग से बता देगा कि इसके अंदर लेस देन 80 है, लेस देन 70 है, 60 है। तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितने और ऑक्सीजन की कमी महसूस
हो रही है। तो ये प्रोसीजर का नाम है पल्स ऑक्सीमेट्री, इसका नाम है SpO2 प्रोब। ठीक है, ये पल्स ऑक्सीमीटर, ये SpO2 प्रोब कहलाता है, ये पल्स ऑक्सीमेट्री कहलाती है। ये मैंने बताया वायर वाला सिस्टम। आज जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो वायर इन्होंने हटा दिया, वायरलेस सिस्टम कर दिया है। और ये जो मॉनिटर है, इसी मॉनिटर को इस क्लिप पे बताया जाता है। तो क्लिप के ऊपर यहाँ पे मॉनिटर रहता है। ठीक है, और इस मॉनिटर पे 80 to 100 वगैरह यहाँ पे रीडिंग आएगी। तो ये क्या हो गया, ये स्मार्ट पल्स ऑक्सीमेट्री हो गया। तो इस तरह से ये थर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री का, राइट। तो मैंने दो मेथड बताए इसके अंदर, पल्स ऑक्सीमेट्री विथ वायर और विदाउट वायर, दोनों पल्स ऑक्सीमेट्री होती है। और स्पेशली ये आजकल तो मार्केट में अवेलेबल है, लोग परचेस करके घर पे लाते हैं, खुद मॉनिटर कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे